अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। ताबीर हयात जहाइना अरविश किस्त नंबर 16। किसने ये हाल किया तुम लोगों का? भाई वो जो कोई भी था बहुत ख़तरनाक था। वो एक बार अपनी बात कहकर गया तो हमने इनकार कर दिया। दूसरी बार उसने सीधा इस पर गोली चला दी। इसका गार्ड अभी भी बेहोश था। सब कुछ एक दूसरा गार्ड फुरकान को सुना रहा था। कब तक ये उठेगा? उठाओ इसे जल्दी। कौन है जिसने मेरे आदमियों के रास्ता रोकने की कोशिश की है और एक पर गोली भी चलाई है? लगता है ये जिंदा नहीं रहना चाहता, इसलिए मुझसे पंगा ले लिया। एक गार्ड ग्लास में पानी लाकर इस बेहोश गोली लगे वाले आदमी के चेहरे पर फेंकने लगा। पानी के गिरते ही वो सर इधर उधर हिलाने लगा। पानी की ठंडक ने उसे होश में दिलाया था। उसने आंखें खोली और सामने देखा। फुरकान उसके सामने खड़ा था। भाई मुझे माफ़ कर दे, उसने हम सब पर गोली चलाने की धमकी दी थी। मैं वो तस्वीरें इसको नहीं दे रहा था, लेकिन वो हमसे ज़बरदस्ती देने लगा। कौन था वो कमीना? बताओ मुझे। वो अपनी चादर को झाड़ने लगा। भाई उसने कहा था। वो सीधा होने के लिए थोड़ा सा हिल गया था। इसके मुंह से कराह निकलने की आवाज़ आई। इसके पाँव से दर्द की एक लकीर इसके पूरे जिस्म में फैलने लगी थी। जो कहने वाला था अधूरी बात इसकी मुंह में ही रह गई। उसने कहा था कि वो फिर से शुरू हो गया कि अगर आप इनके खिलाफ उस्मान अरसलान के साथ मिलोगे तो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं आर्यान अरसलान हूँ। अगर दोबारा इस लड़की को गलत आंख से उठाकर भी देखा तो आपकी धज्जियाँ बिखेर देगा। फुरकान को लगा किसी ने घर पर आकर इसके मुंह पर रखकर थप्पड़ मारा है। हराम खोरो, तुम 20 लोग एक शख्स को नहीं टपका सकते थे? कैसे मुझे वो ये धमकी पहुंचा सकता है? इसकी हिम्मत कैसे हुई? और ये वकील के साथ इसका क्या ताल्लुक है? दिल तो कह रहा है इसके साथ साथ तुम सबको भी एक गोली से उड़ा दूं। वो इस जख्मी आदमी को इशारा करके इर्द गिर्द के तमाम गार्ड को देखते हुए कह रहा था। तुम सब नकारा हो गए हो और मेरी दुनिया में नकारा लोगों की कोई गुंजाइश नहीं है। कान खोल कर सुन लो तुम लोग। मैं तुम लोगों को आखिरी बार मौका दे रहा हूँ। अगली बार मैं तुम सबको गोली मारूंगा। फुरकान लंबे लंबे डग भरता वहां से अंदर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा और जेब से फ़ोन निकालकर उस्मान का नंबर डायल करने लगा। फ़ोन कुछ घंटियों बाद उठा लिया गया। आर्यान को कंट्रोल कर लो उस्मान। इस बार तो उसने मेरे आदमियों का रास्ता रोका और गोली भी चलाई है। आइंदा अगर वो मेरे सामने आए तो मैं ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहता हूँ। वो जो तस्वीरें तुम तक पहुँचाना चाहता था वो आर्यान मेरे आदमियों से रास्ते में छीन गया। अब तुम जानो और वो, लेकिन दोबारा मुझे धमकाने की कोशिश ना करे और ना मेरे काम में आए। उसे साफ साफ बता दो, वरना मैं बता रहा हूँ उस्मान, आपके लिए खैर नहीं होगी। फुरकान, तुम यार धमकियाँ देना बंद करो। मुझे ये बताओ कि ये कैसे इल्म हुआ कि तस्वीरें तुम मुझ तक पहुँचा रहे हो? इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरे आदमियों में से किसी को ख़रीदा होगा इसे, तो मैं देख लूँगा, लेकिन मुझे यकीन है वो बाहर किसी की इन्फॉर्मेशन से सब कुछ कर रहा है। फुरकान, मैं इसको ठंडा कैसे करूँगा? वो सोफे पर हाथ मारने लगा। मैंने कहा भी था एहतियात से करो सब कुछ। तुम्हारा और आर्यान के दरमियान क्या चल रहा है? इसने तुम्हें वकील के बारे में कुछ कहा? कह तो गया था। क्या कहा था? मुझे भी सुनना है। मुझे अभी अपनी पड़ी है और तुम्हें सुनने की पड़ी है। तुम जानते नहीं वो एक नंबर का ड्रैकुला है। वो बात नहीं करता, आग उगलता है। तो तुम जानबूझकर नहीं बता रहे। हाँ, यही समझो। मुझे लगता है अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। ठीक है उस्मान साहब, आप अपना काम करें, लेकिन जो मैंने कहा है वो दोबारा नहीं होना चाहिए। वो मोबाइल डिस्कनेक्ट करने लगा। सामने टेबल पर एस्ट्रे के साथ सिगरेट का पैकेट पड़ा था। उसने उससे एक सिगरेट सुलगाया और जेब से लाइटर निकालकर इसको जलाने लगा। आज की रात गुजर नहीं रही थी। दूर से अभी सुबह की अजानों की आवाज़ सुनाई देने लगी। जिंदगी में कुछ लम्हात हम पर बहुत भारी होते हैं। गुजरने के लिए हम खुद घड़ी की सुई के मध्यम और मुस्तकिल रफ्तार को तेज़ करवाना चाहते हैं, मगर वो हमारे बस में नहीं होता, क्योंकि वो हर वक्त हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। एक शख्स की रूह पर अगर यही लम्हे गरां गुजर रहे हैं तो कोई और शख्स इस दुनिया में कहीं पर ये दुआ करता है कि वक्त के इन लम्हों को रोक दिया जाए। वक्त अच्छा हो या बुरा, रफ्तार एक जैसा ही रहता है, मगर जिसकी रूहों पर ये ज़ख्म का सबब बनते हैं वो इसको चूंटी के रेंगने से तशबीह देता है, और जिसके ज़ख्मों पर यह मरहम का सबब बनता है इसको सरकती रेत की मानंद करार देते हैं। एक खूबसूरत कमरे में एक येलो कलर की ज़ीरो लाइट लगी हुई थी। ये रात गवाह थी कि वो लाइट पूरी रात सुबह के अजानों तक अंधेरे की स्याही से लड़ रही थी। एक जहाज़ी साइज़ बेड पर एक जान होशो हवास से बेगाना वहीं पड़ी थी। उसके बेजान वजूद में हरकत होने लगी थी। वो बेख्याली में अपना हाथ इधर उधर रखने लगी, क्योंकि उसके सर में दर्द हो रहा था। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं और वो आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलने लगी। इसके असाब ने काम करना शुरू कर दिया था। अपने इर्द गिर्द के दवर दीवार उसे अनजाने लगे थे। वो हाथों पर जोर डालने थोड़ा सा सीधी हुई थी। कमरे में वही ज़ीरो लाइट जल रही थी, जिसमें सही से कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो अपनी आंखों को 2 उंगलियों से मसलने लगी और उसके बाद उसने खुलकर इर्द गिर्द देखा।
कि मैं कहाँ पर हूँ। वो लबों को हरकत देने लगी। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे याद आने लगा कोई इसके कमरे में आया था। वो झट से ज़मीन पर खड़ी हो गई। इसकी खनूदगी, बेहोशी और सर दर्द कहीं पर दूर पीछे रह गया था। सामने दरवाजे के साथ लाइट बटन्स लगे हुए थे और इसने एक साथ सभी बटन्स को नीचे कर दिया था। इर्द गिर्द सफ़ेद बेगदार रोशनी हो गई थी। उसने बगैर पीछे की तरफ देखे दरवाजे को अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि वो वहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन वैसा मुमकिन नहीं था। वो दरवाज़ा पीछे से लॉक कर दिया गया था। वो 2-3 बार दरवाजे पर हाथ मारने लगी। कोई है प्लीज़, दरवाज़ा खोलो। वो फिर से दरवाजे पर हाथ मारने लगी। इसको खटखटाने लगी, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। आखिर वो दरवाजे से हटने लगी। एक नंबर का कमीना इंसान है उस्मान अरसलान। ऐसे करके तुम मुझे कमज़ोर नहीं कर सकते, वो खुद से कहने लगी। उसे लगा था इसको किडनैप उस्मान ने किया है। उसने कमरे की तरफ अभी गौर से एक नज़र देखा। वो किसी विंडो या रोशनदान को तलाश करना चाहती थी। इसको जो खिड़की दिखी वो बंद थी। वो वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगी। वहाँ पर भी कोई रोशनदान वगैरह नहीं था। वापस इसी बेड पर बैठने लगी। अगर सुबह मैं घर पर नहीं हुई तो मामा पापा क्या सोचेंगे। उसने सामने वॉल क्लॉक को देखा। सुबह की रोशनी फैलने में कुछ वक्त रह गया था। प्लीज़ अल्लाह मेरी मदद करे, मैं कमज़ोर नहीं हो सकती। वो दोबारा से दरवाज़ा खटखटाने लगी। दरवाज़ा खोलो, कौन है बाहर, यू ब्लडी बास्टर्ड्स। अगर इतना डर लग रहा था, छुपने छुपाने का शौक था, तो मुझे यहाँ पर बंद तो नहीं करते। किसी और से ये गेम खेलना शुरू करें। अब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था। वो कमरे के एक साइड से दूसरी साइड तक चक्कर काटना शुरू हो गई थी। एक बार मुझे बाहर आने दो उस्मान, मैं तो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। तुम कब तक ये शैतानी हरकतों करोगी? मैं भी देखती हूँ तुम किस हद तक जा सकते हो। क्लिक की आवाज़ पैदा हुई थी। उसे लगा किसी ने दरवाज़ा खोल लिया। कोई कमरे में दाखिल हो गया था। हमाल ने पीछे देख लिया था। सच में वो अंदर आ गया था। उसकी आंखें खुली रह गई थी। वो पलकें झपके बगैर सामने देख रही थी। उसे लगा था उसने कुछ गलत देख लिया। क्या हुआ? मुझे देखकर यकीन नहीं आ रहा है। वो एकदम एक एक कदम उसके करीब हो रहा था। आर्यन, यू ब्लडी चीटर, चीप मैन, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने मुझे किडनैप कर लिया। तुम्हारे चेहरे पर ये एक्सप्रेशंस काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। क्यों हर वक्त मुजस्मा बनी रहती हो? शायद मुझे तुम पर प्यार आ जाता तो मैं तुम्हें किडनैप भी नहीं करता। जिस तरह अभी तुम्हारी लैंग्वेज को माफ़ कर रहा हूँ, सिर्फ इस खूबसूरत एक्सप्रेशंस के सदके। हमाइल को लगा था ये पी कर आया। फाड़ में जाए तो हमारा माफ़ करना। तुम भी अपने दादा से मिले हुए। मुझे लगा था शायद तुम इतना नहीं गिरोगे। हो गया तुम्हारा, यहाँ और भी कुछ पकना है? मजाक लग रहा है तुम्हें आर्यन? तुमने मुझे किडनैप कर लिया और ये तुम कहना बंद करो, वरना तुम मेरे गुस्से को झेल नहीं पाओगी। वो इसका बाजू से खींचकर इसकी आंखों को देखकर कहने लगा। हमाल की बात इसके मुंह में ही रह गई थी। इसके सांसों की गर्म तपिश इसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो इसकी चीखने और गालियों से इतना गर्म नहीं हो रहा था जितना इसके तुम कहने से आग बगोला हो जाता था। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें आप कहा जाए। एक नंबर के घटिया इंसान हो तुम। वो चीखने लगी थी। उसकी उंगलियां इसके बाजू में धंसती जा रही थी। वो हरकत भी नहीं कर सकती थी। मगर इसकी आंखें नीचे होने का नाम भी नहीं ले रही थीं। आर्यन उसे देख रहा था। उसकी आंखों में दर्द से आंसू जमा हो गए थे। उसे पता था वो तकलीफ दे रहा है, मगर वो भी देखना चाहता था कि वो क्या कर सकती है। मुझसे जिद्दें न लगाया करो, मर जाओगी। वो कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। वो जानता था वो मर जाएगी, मगर इसको ये नहीं कहेंगे कि उसे दर्द हो रहा है। वो अपनी ग्रिप से उसे आज़ाद कर गया। हमारे अपने बाजू को सहलाने लगी। इसकी आंखों में दर्द दुख दिख रही थी। इसे वो अपनी दाएं तरफ देखने लगी। वो बेड पर इसके सामने बैठने लगा। क्यों गई थी फुरकान से मिलने? उसके जबड़े इससे सवाल करते हुए तन गए थे। वो कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। हमाल, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? करीब से कान में कहकर पूछ लूँ? आपको किसी ने हक दिया कि आप मेरी जासूसी करें और इस तरह के सवाल पूछें? वो फट पड़ी थी। ये बात सही कही तुमने। चलो मैं तुम्हें एक ज़बरदस्त रीज़न बना कर देता हूँ जिसे तुम अपनी सांस लेने का हक भी मेरे नाम करोगी। आज के बाद तुम्हारे हर लिए कदम का जवाब तुम्हें मुझे देना होगा। तुम ये हक वाला सवाल उठाना भूल जाओगे। शायद मैं कुछ वक्त बाद ये सब कर लेता, लेकिन मुझे लगता है अब ये ज़रूरी है। आप क्या करना चाहते हैं? वो एक एक लफ्ज़ वक्फे बाद कहने लगी। वो इसकी आंखों में देखकर मुस्कुराने लगा। उसका ये अंदाज मुस्कुराना उसे अलग से ही क्लिक कर रहा था। वो इसके सामने खड़ा था, मगर हमाइल को लग रहा था वो अपनी नज़रों से उसे मार देगी। वो 2 कदम मज़ीद इसके करीब हो गया। मेरी बीवी बनने के लिए तैयार हो जाओ, वो उसके कान में झुककर कहने लगा। उसे लगा किसी ने उसके अंदर सर्द लहर छोड़ दी है। आर्यन ने एक नज़र उसके चेहरे पर डाली और बाहर निकल गया। इसकी हवाइयाँ उड़ी थीं। दरवाज़ा फिर से बंद होने लगा। ले जाओ इन कपड़ों को, नहीं पहनना मुझे।
वो लड़की अभी भी ऐसी ही खड़ी थी। समझ नहीं आती आपको? मैम प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट करें। आप ये ड्रेस पहन लें, मैंने आपको तैयार भी करना है। आपको तो मेरी बात समझ नहीं आ रही। वो खुद तेज़ी से दरवाजे के पास जाकर उसे खींचने लगी। दरवाज़ा अभी खुला था। वो बगैर चप्पल के बाहर आने लगी और इसी कमरे के साथ लाइन में 3 कमरे और उसके साथ अटैच राइट साइड पर 4 कमरे और थे। वहाँ से जाकर सीधा स्टडी दिखाई दे रहा था और उसके सामने ड्राइंग रूम। वो सीधा वहीं पर आ गई। आर्यन किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। आपको समझ नहीं आता? मैंने शादी नहीं करनी और ना आपसे निकाह करना है। आर्यन ने अपना रुख उसी की तरफ मोड़ा। क्यों भेज दिए वो कपड़े? मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। वो किसी को मोबाइल पर कहने लगा और उसी तरफ मुतवज्जो होकर मोबाइल को टेबल पर रख दिया। हमारी बीबी 1000 बार सुन लिया मैंने। अभी मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मौलवी साहब हमारा निकाह पढ़ाने के लिए 1 घंटे तक पहुँच रहे। मैं तुम्हारे मुंह से कबूल है के अलावा और कुछ भी नहीं सुनूंगा। आप किस खुशफहमी में जी रहे हैं मिस्टर? मैं आपकी धमकी से डरने वाली नहीं हूँ। आपने गलत लड़की से पंगा लिया है। मैं शादी नहीं करूँगी आपसे, तो मैं नहीं करूँगी, चाहे आप कुछ भी कर लें। तो तुम नहीं मानोगी, मर कर भी नहीं। चलो तुम्हें डेमो दिखाता हूँ, शायद तुम अपनी ये जिद छोड़ दो। वो किसी को टेक्स्ट करने लगा। आर्यन प्लीज़ मुझे घर जाने दे, मेरे पेरेंट्स परेशान हो रहे होंगे। अपना नाम तुम्हारे लबों से सुनकर मुझे अच्छा लगा है। वो हंकारा भरने लगा। मैंने आपको कम से कम ऐसा नहीं समझा था जैसे आप अभी मेरे साथ कर रहे हैं। मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया मेरी जान। मैं तो खुद अपना नाम तुम्हें दे रहा हूँ। आई हेट अरसलान फैमिली। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, और मुझे मोहब्बत है अरसलान फैमिली से। तो जिसे मैं चाहता हूँ इसके साथ भी मेरा नाम लगेगा। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। देखते हैं क्या होता है। बाहर से एक आदमी आकर एक फ़ाइल के साथ एक खाकी लिफाफा लाने लगा। सर आपने जो मौलवी साहब बुलाया था, आपके दोस्त लेकर जल्दी आ गए हैं। वो आदमी फ़ाइल शीशे की मेज़ पर रखकर वहाँ से वापस चला गया। वेरी गुड मेरे दोस्त, तुम तो फास्ट जा रहे हो। आर्यन हमारे को देखकर हंसने लगा। मौलवी का नाम सुनकर इसके चेहरे पर वाज़ेह बदलाव आया था। आर्यन मुझे घर जाना है, मैं जा रही हूँ, तो मुझे मज़ीद नहीं रोक सकते। वो साइड से निकलने लगी। तुम खुद को क्यों थका रही हो? बाहर गार्ड्स खड़े हैं। मेरी परमिशन के बगैर तुम यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकती। बहुत तंग कर दिया तुमने मुझे। अभी तो सिर्फ समझा रहा हूँ, फिर जो भी हो गया इसकी ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। अच्छा, क्या कर सकते हैं मुझे धमकाने के अलावा? मैं भी देखना चाहती हूँ। चलें बताएं। वो सीने पर दोनों बाजू बांधने लगी। तुम सुधरने वाली नहीं हो। ये लो, एक ब्लैक कलर की फाइल उसके सामने की, जो टेबल पर पड़ी थी। वो इसको कुछ देर देखती रही, फिर उसके हाथ से वो फाइल को झपटने वाले अंदाज में देखने लगी। हमारे फाइल्स को जैसे जैसे देखती गई इसके कदम इतने सुस्त पड़ने लगे। ये कैसे निकाला है आपने? ये सब तो फाइल लॉक फाइल्स में पड़े थे, और आपने मेरे लैपटॉप को भी एक्सेस किया है। इसने कोई जवाब नहीं दिया। और क्या क्या किया है आपने? उसकी नज़र सामने लिफाफे पर पड़ी। वो खुद उसे उठाने लगी, उसके अंदर की तस्वीरों को जैसे देखने लगी। उसकी आंखें एक बार फिर से हैरत से फैल गई। वो एक साथ सभी तस्वीरों को इससे निकालने लगी। मैं ये नहीं हूँ। मैं इतने गंदे कपड़े नहीं पहन सकती। और ये ब्लडी, ये मेरे इतने करीब कैसे आ सकता है? सब तस्वीरें उसके हाथ से गिरने लगी थी। वो सच में अभी रोना चाहती थी। ऐसा तो उसने सोचा भी नहीं था। आर्यन को ऐसे दिख रहा था। ये काफ़ी है, या फिर मज़ीद कुछ देखना चाहती हूँ? ये सब आपने किया है ना? वो काँप रही थी। आप कैसे किसी लड़की की इज़्ज़त को इस तरह पामाल कर सकते हैं? आप अच्छे से जानते हैं ये तस्वीरें ओरिजिनल नहीं हैं। लेकिन बाहर वाले सिर्फ ऊपर से सब देखते हैं। आर्यन कितने सफाकी से कह रहा था। आप थोड़ा तो ख्याल करते आर्यन। नहीं तो कम से कम मेरे माँ बाप का। वो कितने अच्छे हैं, वो आपसे इतनी अच्छी तरह से पेश आते हैं। इसकी आंखें आंसुओं से भरने लगी। इसकी आवाज़ कँपकँपा रही थी। मिस समाइल, मैं तुम्हारे माँ बाप पर एहसान नहीं कर रहा हूँ कि उसकी ऐसी बेटी से निकाह कर रहा हूँ जिसकी तस्वीरें कुछ और कहानियाँ सुना रही हैं। झूठ मत बोलिए। आप ऐसा कहकर मुझे मेरी नज़रों से नहीं गिरा सकते। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई और क्या कहे। मैं फिर भी आपसे निकाह नहीं करूँगी। ठीक है, ये तस्वीरें फिर मैं मिस्टर शहराज अहमद को भी पार्सल करता हूँ, लेकिन फिर मैं अपने खेल का दूसरा तरीका इस्तेमाल करूँगा। मैं अपना प्रपोज़ल इसके सामने पेश करूँगा। वो ज़हनी तौर पे इतने डिस्टर्ब होंगे कि ना मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं दिखेगा। लेकिन याद रखो, हमारे तब हालात के साथ मैं भी तुम्हें बदला हुआ मिलूँगा। तुम चाहे फिर आसमान और ज़मीन क्यों ना एक करो, तुम मुझसे फिर अदालत में कदम भी नहीं रख पाओगी। सिर्फ़ इसलिए नहीं कि इस केस में मेरी फ़ैमिली का फ़र्द मेरे दादा के साथ मुलविस है, बल्कि इट विल बी द डेथ लाइन ऑफ़ योर करियर। और इसकी क्या गारंटी है कि आप मेरे और उस्मान के दरमियान में नहीं आएंगे और आप मुझे फोर्स नहीं करोगे? आई नो माई वर्ड। लेकिन ये तो तय है तुम मेरे नाम की होगी, आज आज हो या कल।
हमायल ने एक लंबी सांस ली, जैसे कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और वो अपना हाथ अपने चेहरे पर फेरने लगी। वहीं पर सामने एक सोफे पर बैठ गई। इसने उसके पास कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा था। मेरी बात सुन ले आर्यन अरसलान, निकाह के बाद जितने भी पैक पिक्चर्स हैक पिक्चर्स, मेरे केस डॉक्यूमेंट्स और एविडेंसेस आपने जितने चुराए हैं, सब के सब निकाहनामे के साथ मुझे चाहिए। वह इस शख्स के सामने हार गई थी। आर्यन मुस्कुराने लगा। यू आर अ गुड डीलर। मुझे अच्छा लगा, क्योंकि तुम मेरे लिए बेहतरीन इंतखाब और शायद अच्छी बीवी साबित हो सकती हो। हमारे मारूख बिनते शहराज अहमद, आपका निकाह आर्यन अरसलान व नोमान अरसलान से हक महर 50 लाख रुपए तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? उसे सुना था मौलवी साहब क्या पूछ रहे हैं, लेकिन वो जवाब नहीं दे रही थी। उसके सर पर सिर्फ एक हैवी एम्ब्रॉयडरी शॉल पड़ी थी और उसने ब्राइडल कपड़े भी नहीं पहने थे। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब एक बार फिर दोहराने लगा। इसके साथ आर्यन भी सोफे पर बैठा था। वो इसके हाथ पर हाथ रखने लगा। वो करंट खा गई, जैसे वो नींद से उठी हो। वो इसकी आंखों में देखने लगी थी। वहाँ तलाशने पर पड़ी, उसमें कुछ नहीं मिला था। कुछ था तो सिर्फ सर्द मोहरी, जैसे इसके चेहरे पर छाई थी। आर्यन इसको एक आईब्रो उचकाने लगा। उसकी आंखों में साफ इनकार था, मगर इसको मुंह से कुछ और कहना था। वो जिस तरह आज खुद ही किताब की माने इसके सामने बैठी थी, शायद पहले कभी थी या फिर होगी। वो जानबूझकर इसकी मजबूरी को अपने लिए इस्तेमाल कर रहा था। आज वो इसके सामने हद से ज़्यादा बेबस थी। आज वो वही कर रही थी जो नहीं करना चाहती थी। उसकी आंखों के सामने इसके बाप का वो फखरिया चेहरा याद आने लगा। जब कोई इसकी बेटी के बारे में बात करता था, इसकी आंखों से एक आंसू निकलकर इसके चेहरे को भिगो गई। कबूल है। वो आर्यन की आंखों में देखकर अपना सब कुछ उसकी मर्जी से इसके हवाले कर दी थी। हाँ, इसमें इसकी मर्जी थी। हमारे से सब कुछ ज़बरदस्ती हो रहा था। वह डूब गया था। इसके इन बहे आंसुओं ने आर्यन का सब कुछ भी डुबो दिया था। उसे लगा अगर यही आंख एक बार फिर बरसी तो इसकी ज़ात का इसके कतरे में डूब जाएगा। वह हाथ बढ़ाकर इसके बहे आंसू को साफ करने लगा था, मगर वो कर नहीं पा रहा था। वो खुद अपने गाल साफ कर गई थी। आर्यन का हाथ ऐसे ही रह गया था। मौलवी साहब ने दोनों के सामने निकाहनामे के कागजात रख दिए थे। आर्यन ने साइन कर दिया था। हमारे ने भी एक लम्हा ज़ाया के बगैर अपने साइन कर दिए थे। लीगली और ऑफिशियल तौर पर हमारे मारूख आर्यन अरसलान हो गई थी। वो वहीं पर बैठी थी। आर्यन खड़ा होकर अपने दोस्तों से गले मिलने लगा था। वो इनको कुछ कह रहा था। मौलवी साहब को ड्रॉप करने के लिए एक इनमें से जाने लगा। हमारे आर्यन को देखने लगी। इसे कुछ गर्ज नहीं था कि क्या किया है इसने। इसे जिसको अपना करना था वो कर गया था। हाँ, वो हमारे को आर्यन के नाम कर गया था। मैं वादा करती हूँ, मैंने तुम्हें अपने फैसले के पछताने पर मजबूर नहीं किया, तो मेरा नाम भी हमायल नहीं। वो खुद से मुखातिब थी। वो इसके पास आने लगा। सभी लोग बाहर गए थे। मुबारक हो मेरी जान, मेरी दुनिया में आने के लिए। मेरा नाम तुमसे लग गया और लग के और भी खूबसूरत हो गया है। और इसके सामने वो खड़ा हो गया। मैंने जो कहा था वो पूरा नहीं हुआ। वो खड़ी हो गई थी। अभी तो थोड़ा ट्रस्ट कर लो। वो उसके दुपट्टे को उसके सर पर ठीक करने लगा। ये सर उसी भारी काम वाले दुपट्टे में बहुत खूबसूरत लग रही थी। ट्रस्ट का नाम भी आप नहीं लें तो बेहतर है, वो धीरे से कहने लगी। आर्यन इस तरह इसके दुपट्टे को सही करने में लगा हुआ था। और ये क्या तमाशा लगा रखा है? दूर रही मुझसे। वो अपना दुपट्टा सर से खींचने लगी थी। इसका सर से शॉल गिरकर इसके कंधे पर आ गई थी। मैंने तमाशा लगाया है। इसको इसका ये अंदाज पसंद नहीं आया था। अगर तुम देखना चाहती हो तो बताओ, मैं लगा लेता हूँ। यहाँ से सीधा तुम्हें अपने घर ले जाता हूँ। अंकल आंटी कल तुमसे मिलने के लिए आ जाएंगे। वो हर बार इसके दुखती रग पर उंगली रख देता था। आर्यन, अल्लाह करे आप मर जाओ। इसके मुंह में जो आया वो बोल गई थी। आपने मुझे फोर्स करके मुझसे ज़बरदस्ती निकाह करवाया, अब ये धमकियां दे रहे हो। वहीं पर बैठे चेहरा दोनों हाथों में छुपाए वो रोने लगी। आर्यन ने उसको अपने गले से लगाया था। मेरी जान, तुम मुझे खुद मजबूर करती हो। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता। यू नो यू आर अ ब्लडी चीटर। आई रियली हेट यू। आई वॉन्ट टू किल यू। अच्छा ठीक है, जो करना चाहो कर लो, मगर ये मरने मराने की बातें बंद करो। बेवा हो जाओगी। सच में मुझे बेवा होना मंजूर है। वो इसके कंधों से उसके हाथ हटाने लगी। वो जिस शिद्दत से ये जुमला कह गई, आर्यन अपना कहकहा नहीं रोक पाया था। हाथ हटाएं, पता नहीं क्या खाते हैं। मेरी जान, आज से जो तुम खिलाओगे मैं वो खाऊंगा। सहर खाओगे? वो मैं सबसे अच्छा खिलाती हूँ। ठीक है, वो भी खा लेंगे, मगर याद रखो मरने के बाद मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। वो इसकी आंखों पर फूंक मारने लगा और खड़ा हो गया। मेरे पिक्चर्स और मेरे केस फाइल्स मुझे चाहिए। देता हूँ, गाड़ी में आओ, तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। बस चले, मैं रेडी हूँ। जाने का सुनकर वो उठ गई, जैसे वो यहाँ से बस बहाना ही ढूंढ रही हो जाने की। मुझे यहाँ 1 मिनट भी नहीं ठहरना। आर्यन ऊपर से नीचे उसे देखने लगा। ऐसे तुम जाओगी? हाँ, ऐसे ही जाऊंगी। किडनैप भी आपने मुझे ऐसे ही किया था, अगर याद हो तो। मैंने कपड़े भेज दिए थे, जाओ जल्दी से चेंज करो।
नहीं प्लीज़, मुझे जाना है। टाइम को देखें, 10 बज गए हैं। मैं घर पे नहीं होंगी तो मम्मा पापा क्या कहेंगे? आओ। और वो इससे आगे चलने लगा। हमारा उसके पीछे पीछे जा रही थी। उसका एक कदम उसके 3 कदमों के बराबर था। वो ये महसूस कर चुका था, इसलिए उसको हाथ से पकड़ने लगा। अब तो नहीं भाग रही तो क्यों हाथ पकड़ाए? मुझे कहीं पर पहुंचना भी है मेरी जान। ऐसे छोटे छोटे कदमों से आती रहोगी तो मेरा इरादा बदल भी सकता है। तुम जानती नहीं, तुम वो मैग्नेट हो जो मुझे हर चीज़ से दूर करके खुद अपनी तरफ खींचता है। आप फिर मेरे साथ क्यों आए हैं? वो गाड़ी से उतरकर आर्यान से कहने लगी। क्या मतलब क्यों आया हूँ? अंकल को नहीं बताएंगे कि मैं तुमसे निकाह कर चुका हूँ? वो छेड़ते हुए उसे कहने लगा। आपका दिमाग ठीक है? वो घूमकर उसके सामने आ गई। बहुत रफ लैंग्वेज है तुम्हारी। इतने मैनर्स भी नहीं है कि शोहर से बात कैसे करते हैं। ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था। और बाय द वे, 1 घंटे का शोहर कहीं आसमान से उतरा नहीं है कि इसके सामने लफ्ज़ों से मोतियाँ चुनूं। अंदर चलें या और कुछ कहना है? आपको कुछ भी नहीं बताएंगे, पहले प्रॉमिस करें। वो फिर इसके सामने आने लगी, जो इससे 2 कदम आगे लेने लगा। हमारे मेरे सामने मत आया करो इस तरह, वरना मैं तुम्हें यहीं से फिर से भगा कर ले जाऊंगा। वो जानबूझकर इसके चेहरे से आंखें हटा रहा था, जो रोने से रेड हो गई थी और आंखें बिल्कुल पिंक हो गई थी। साथ साथ थोड़ी सूजी भी थी। आप बस कुछ नहीं बताएंगे, मैं अंदर जा रही हूँ। वो इससे आगे चलने लगी। इसका क्या भरोसा, अगर सच में कर लेता तो? रुको। आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर वापस खींच दिया। अगर मैं ना बताऊं तो इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? आप ये ना बात बात पर मेरा हाथ ना पकड़ा करें। और दूसरी बात, मैं और क्या दूं आपको? सब कुछ तो अपनी मर्जी से ले लिए। आई रियली हेट यू, इसलिए दूर रहें मुझसे। वो इसकी ऊट पटांग बातों पर सर में नामे हिलाने लगा। अंदर क्या बताओगे कि कहाँ गई थी? उसके हाथ रुके थे, जो अपनी कलाई को इसके हाथ से हटाने में मसरूफ थी। मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँगी, लेकिन मुझे अभी अंदर जाना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसे भी लग रहा था कि इसके चेहरे पर साफ थकावट महसूस की जा सकती है। ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन अंदर जाकर स्लीपिंग पिल्स ले लेना और आज कहीं पर भी नहीं जाना। टुडे इज़ ओनली रेस्ट डे, ओके? वो कंधे उचकाए हर बोझ से नीचे करने लगी। वो खुद को ढीला करने लगी थी। बेफिक्र रहे, मुझे और कुछ करने का हिम्मत नहीं है। मेरा सर फटा जा रहा है, अब चले अंदर प्लीज़। चलो। उसने इसका हाथ छोड़ दिया था। वो इससे आगे आगे घर में दाखिल हुई। ड्राइंग रूम में कोई भी नहीं था। वह बेआवाज़ कदमों से किचन में देखने लगी। नगमा नाश्ता बना रही थी। वो सोच रही थी कि इसे आवाज़ दे या नहीं दे। पीछे से आर्यान की आवाज़ आने लगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वो गला खंगारते हुए कहने लगा। नगमा ने पीछे देख लिया। अरे आर्यान, इतने दिनों बाद चक्कर लगाया, तुम तो गायब ही हो गए थे। और तुम कहाँ थी हमारे? तुम्हारे बाबा को बीपी रात से शूट कर गया। मैंने तुम्हें देखा रूम में, लेकिन तुम नहीं थी। मुझे लगा तुम वॉक के लिए गई हो। वो आर्यान को देखने लगी। वो भी इसी को देख रहा था। जी मम्मा, मैं वॉक पर गई थी। झूठ बोलते हुए वो नीचे देखने लगी। उसे लगा था कि अगर उसने ऊपर देखा तो इसका झूठ पकड़ा जाएगा। तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? नगमा ने उसे गौर से देखा। नहीं मम्मा, मैं ठीक हूँ, सर में थोड़ा दर्द है। बाबा भी कैसे? वो बेहतर है, जाओ मिलो उसे स्टडी में। नहीं, मैं बाद में मिल लूँगी। वह वहाँ से जाने लगी। हमारे बेटा, नाश्ता तो कर लो। नहीं मामा, कुछ नहीं करना प्लीज़। वो दौड़कर सीढ़ियों पर चलने लगी। इसे क्या हुआ है? ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? तुम आओ आर्यन। नगमा इसको ड्राइंग रूम में लेकर जाने लगी। क्या लोगे नाश्ते में? आप कुछ भी दे दें, बट ज़्यादा ऑयली नहीं। पता नहीं तुम लोगों को क्या चिढ़ है इस ऑयल से। हमारे भी हर वक्त सुबह सलाद के पत्ते खाती रहती है और सुबह सुबह दौड़े लगाती है। आंटी, वो इसलिए कि तो हवा के झोंके से उड़ रही है। हाँ, वो बहुत कमज़ोर हो गई है, मगर मानती किसी की भी नहीं है। सिद्धि तो है। वो दिल में इकरार करने लगा, मगर मुंह पर कुछ नहीं कहा था। शहराज को मैं बुलाती हूँ, आप दोनों साथ में गपशप लगाएं। आंटी, इनको ना बुलाएं, मैं चला जाता हूँ। आपने कहा इनकी तबीयत ठीक नहीं है। चलो ठीक है, तुम जाओ, मैं बस आ रही हूँ। वो स्टडी में बैठे हैं। आर्यन वहाँ से जाने लगा। कुछ फासले पर वहाँ से स्टडी देख रही थी। वो मुड़ने लगा कि इसकी नज़र बहुत सारे फ्लावर बुकेट्स पे पड़ी, जो टेबल और सोफों पर पड़े थे। उससे एक कार्ड नीचे लटक रहा था। वो स्टडी की बजाय वहीं पर ही 2 कदम आगे जाकर इस कार्ड को देखने लगा। इस पर हमाल का नाम लिखा हुआ था, साथ में माई लव भी लिखा था। उसके नीचे एक नंबर भी था। वह नंबर को इससे नोट करने लगा, कार्ड को खींचकर हाथ में झंझोड़ने लगा और डस्टबिन में फेंक दिया। स्टडी में जाकर उसने देखा शहराज साहब एक बुक रीड कर रहे थे। वो गला खंगारते हुए इसको अपनी जाने मुतवज्जो किया। उसकी नज़रें आर्यन पर पड़ी। आर्यन, तुम कब आए हो? मैं बस अभी आया हूँ। आंटी से मिलकर सीधा यहीं पर। आओ बैठो। वो इसको लेफ्ट साइड वाले सोफे पर इशारा कर रहे थे। अच्छा किया, वो तुम्हें याद करती है। सॉरी, मैं उस रोज़ नहीं आ सका था, मैं आउट ऑफ सिटी था। इट्स ओके। अभी आए हो, बस काफ़ी है। और बताओ कैसा चल रहा है कैसा चल रहा है? दोनों के दरमियान बात शुरू हुई थी। आर्यन की नज़र बार बार हमायल की तस्वीर पर जा रही थी, जो शराज ने अपनी स्टडी टेबल पर रखी हुई थी। आर्यन, आप कहाँ बिज़ी रहते हैं? जब से पाकिस्तान आया हूँ, मैंने तो आपको घर पर देखा नहीं।
मैं बिज़ी रहता हूँ, सिर्फ़ आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि आप यहाँ पर नए हैं, मेरा तो यही रूटीन है। शाम की चाय पर उस्मान, नदीम और आज किस्मत से आर्यान भी उसके साथ ही बैठे हुए थे। इतनी टफ रूटीन तो यूरोप में भी कोई फॉलो नहीं करता जितने तुम हर वक्त मसरूफ़ रहते हो। बहुत लोग हैं मिस्टर नदीम, मुझे देखिए मेरी दुनिया में और भी बहुत से लोग होंगे। वो चाय से एक सिप लेने लगा। मुझे नहीं लगता ऐसे। तुम्हारा तो बिल्कुल भी घर में दिल नहीं लग रहा, हर वक्त ऑफिस और बिजनेस। इंसान अपने लिए कुछ वक्त निकालता है। मेरी दुनिया यही है, अभी तक तो कोई चेंजिंग्स नहीं आए। हो सकता है फ्यूचर में कुछ ऐसा हो जाए, मगर अभी मुझे नहीं लगता मिस्टर नदीम मैं कभी बदलूंगा। क्या फ्यूचर में कोई ऐसा कर सकता है? नदीम इससे पूछने लगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैं भी इसी बेस पर यहाँ बात कर रहा हूँ। यू आर अनप्रिडिक्टेबल। कुछ भी साफ नहीं कहते। वो कुछ बोला नहीं था, बस इसकी बात से इत्तेफाक करके सिर्फ सर हिला गया। आर्यन की नज़र उस्मान पर पड़ी, वो नोट कर रहा था वो इन दोनों के बीच नहीं बोल रहा था। वो जानता भी था कि क्यों नहीं बोल रहा। दादा जान, आपकी नेक्स्ट पेशी कब तक है? जानबूझकर वो खुद को इनकी बात करने के लिए प्रोवोक करने लगा। तुम क्यों पूछ रहे हो? आपको ज़्यादा ही पुरसोच नज़र आ रहे हैं, तो मुझे लगा कल है। आर्यन इस पर उस्मान कुछ अलग प्लान कर रहा है, शायद वो इसके बारे में सोच रहा है। नदीम इन दोनों के दरमियान में बोलने लगा। रियली दादा जान? इसकी बात को कंफर्म करने के लिए उसने उस्मान से पूछा। हालांकि वो जानता था बात क्या है। उस्मान कोई जवाब नहीं दे रहा था। मैंने आपको कहा भी था कि ऐसा वैसा कुछ मत करें, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। वो कोड वर्ड में उसे बताने लगा था। अपने काम को करने के लिए आपने इस ब्लडी फुरकान से कहा था। इसकी तो खैर नहीं है, बता दीजिएगा इसे। और आप ये एहतियात करें मज़ीद कुछ भी करने से, वरना आप जानते हैं। नदीम इन दोनों को देख रहा था। वह तो इनके बातों के सर पैर से भी बेखबर था। वो पूछना चाहता था, मगर इन दोनों के दरमियान मामला कशीदा लग रहा था, इसलिए उसने खामोश रहना मुनासिब समझा। ऊपर से आर्यान की आधा अधूरी बातें वो भी उसके सर से ऊपर से गुजर रही थी। दोपहर का वक्त ख़त्म और शाम का आगाज़ तकरीबन हो गया था। हमाला बीबी रूम में पड़ी थी। वो इन्हीं कपड़ों में मलबूस दूसरी साइड पर होने लगी। उसने थोड़ी सी आंखें खोली और अंगड़ाई ली। इसकी नींद तकरीबन पूरी हो गई थी। वो बैठ के जंगले से टेक लगाई। किसी फिल्म की तरह कुछ घंटे पहले वाक़यात ने इसकी सोचों का मरकज़ छीन लिया। उसे लग रहा था वो ये सब कुछ ख्वाब में कर गया है। इसका इस तरह निकाह, वो भी ज़बरदस्ती, केस के एविडेंसेस, उसकी फेक तस्वीरें और सबसे बढ़कर ये मैस जहाँ से शुरू हुआ था। वो जज का मुकरना और अपने फैसले से पीछे हटना। वो बाहर निकलना नहीं चाहती थी, मगर इसको से नहीं दिमाग से काम लेना था, वरना चाहते हुए भी वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। पहने कपड़ों के साथ वो पानी के नीचे खड़ी हो गई। ठंडा पानी इसके जिस्म को भिगो रहा था, मगर इसको महसूस करने के लिए उसके असाब का हाजिर होना भी ज़रूरी था, जो अभी कहीं दूर दराज सोचों में अटके हुए थे। वो अपने चेहरे पर दोनों हाथ रखने लगी, जैसे वो खुद को इस तरह से सबसे छुपा लेगी, इसके इर्द गिर्द बहुत सारी हकीकतों से। वो बगैर हिले एक ही पोजीशन में फव्वारे के नीचे खड़ी थी। आहिस्ता इसके जिस्म को भी पानी की ठंडक से सुकून मिलना शुरू हुआ। वो ऊपर देखी, अपने चेहरे को पानी के नीचे करने लगी। तकरीबन 15 मिनट के बाद वो आखिर बाहर निकल आई। उसने लूज गाउन पहन लिया था। वो कमरे में आकर आईने के सामने खड़ी हो गई। बालों को ड्रायर से सुखाने लगी, मगर आज उसके किसी भी अमल में वो तेज़ी नहीं थी। कुछ देर में वो चेंज करने के लिए वार्डरोब में चली गई। एक शॉर्ट सी फ्रॉक के साथ जीन्स पहनकर अपने लैपटॉप और मोबाइल को हाथ में उठाए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। सलाम छोटी बीबी, सलमा उसे देखकर कहने लगी। उसने उसके सलाम का जवाब सर को हिलाकर दिया। उसने इधर उधर देखा। मम्मा कहाँ है? उसको नगमा कहीं पर भी नहीं दिखी। वो तो बुटीक गई है थोड़ी देर पहले। ठीक है, आप ऐसा करें, मेरे लिए स्ट्रॉन्ग सी चाय का कप बना दे। मैं लॉन में बैठी हूँ। जी हमारी बीवी, अभी जाकर बना लाती हूँ। वो वहाँ से बाहर लॉन में जाने लगी। बाहर खुले मैदान में हल्की हल्की हवा चल रही थी। सूरज की नारंगी किरणें दरख्तों की शाखों से टकराकर रंगीन बिखर रही थी। वो वहाँ पर एक कुर्सी पर बैठ गई, बाहों पर अपने सामने लैपटॉप रखे और दोनों कानों में एयरपोर्ट्स डालने लगी। वो मेडिटेशन म्यूज़िक सुन रही थी, क्योंकि इस वक्त इसका कंसंट्रेट करना बहुत ज़रूरी था। वो वापस अपने केस फाइल्स की हर एक डिटेल को अनफाइल करने लगी। सब कुछ इसके सामने था। एक नई स्ट्रेटजी के साथ इसको भी अभी डील करना था। ऑलरेडी उस्मान एक जज को ख़रीद चुका है और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आने वाले फैसले सबूतों और अदालत की ट्रांसपेरेंसी की बेस पर ही होंगी। इसको अभी जल्दी से अपने सबूतों और गवाहों को सामने करके अदालत में पेश करना था। सब कुछ अगली पेशी में ख़त्म करना ही इसका अगला टारगेट था। यहाँ पर हार जीत का फैसला होना था, लेकिन ये भी था कि आखिरी दाव उस्मान कभी भी नहीं खेलने देगा। अगर उसे इल्म हुआ कि उसकी हार पक्की है और आर्यन अगर वो मेरे खिलाफ हो गया, उसके साथ कैसे डील करूँगी? इसको तो मैं हैंडल भी नहीं कर सकती। अगर मामा पापा को पता चला इस निकाह के बारे में, उफ कितनी टेंशन चल रही है। वो एक एयरबड को कान से निकाल कर गोद में रखने लगी। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
इसको सिर्फ अभी आने वाली पेशी पर तवज्जो देनी थी। एक लंबी सांस लेकर वो दोबारा शुरू हुई। मुझे हालात कमज़ोर नहीं कर सकती। वो खुद को हौसला दे रही थी। उसके हाथ वापस कीबोर्ड पर तेज़ी से चलने लगे। इन फाइल डॉक्यूमेंट वापस स्ट्रेटजी के साथ अरेंज करने लगी। एंटी हैकिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को उसने एक्टिवेट कर दिया था। हाई सिक्योरिटीज पिन्स के साथ उसने इस बार सब डिटेल्स और नोट्स को सिक्योर कर दिया था। आपने उस रोज़ भी कहा था कि मैं मिलने आऊँ। फिर जब मैं आपको टेक्स्ट कर रही थी आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। हाँ, उस रोज़ कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। सॉरी, मैं तुम्हें टाइम पर रिस्पॉन्स नहीं दे सका और कोई भी कॉल नहीं कर सका। निसार उसकी उंगलियों से खेल रहा था। उसने इसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ रखा था। अलीशा इसके घर आई थी। आपको क्या हुआ है? मैं नोट कर रही हूँ, आप कुछ दिनों से कुछ मुरझाए हुए लग रहे हैं। बस दुआ करो मेरी जान, जो मसला चल रहा है वो सॉल्व हो जाए। कैसा मसला? आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और ऐसा करके मैं तुम्हें परेशान क्यों करूँ? और वो भी जब बीवी तुम्हारी तरह प्यारी हो। फिर तो उसके सामने सिर्फ खूबसूरत बातें करनी चाहिए। कर लेना निसार, आप थोड़ा सा हल्का फील होगा। आप कभी भी मुझसे कुछ भी शेयर नहीं करते। अलीशा, तुम्हें देखने के बाद वैसे भी मैं हल्का हो जाता हूँ। तुम्हारे बगैर सोचकर भी डर लगने लगता हूँ। क्या आप सच में मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं? कभी-कभार मुझे खुद पर यकीन नहीं आ रहा। निसार इसकी आंखों में देखने लगा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ड्रामे कर रहा हूँ? तुम मेरा सब कुछ छीन गई हो। मेरा सुकून, मेरा दिल, मेरी ज़ात के हर ज़र्रे को तुम अपने नाम कर चुकी हो। मैं फिर भी आपके अंदर की इस कोशिश को शादाब नहीं कर सकी, जिसमें गुस्से और नफ़रत की आग भड़क रही है। शायद तुम सही कह रही हो, मगर मेरा यकीन करो, मेरा ये नफ़रत इतना तनावर है कि इसके साया को भी अपने मोहब्बत करने वालों के करीब नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें काले और स्याह नफ़रतों की इस पार दुनिया के बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहता, जो मेरे जिस्म को ढक चुके हैं। तो मेरे लिए बहुत ख़ास और ख़ास लोगों के साथ अच्छी यादों को बाँटा जाता है, जहाँ सिर्फ़ मोहब्बत सींचा गया हो। मेरी दुआ है कि आपके इस नफ़रत और इंतकाम के इस शोले को भी कहीं से आब हयात मिल जाए। और इसकी आंखों में देखकर कहने लगी और अपना सर दोबारा उसके कंधे पर रख दिया। निसार ने उसके सर पर अपने लब रखे। वक्त ने कहा भी खुद से कि थोड़ा इन दो मोहब्बत के पुजारियों के लिए रुक जाए, मगर वो अपना भी नहीं कर सका। वो सिरक रहा था लम्हा ब लम्हा। इनके इर्द गिर्द मुस्बत ताकतों ने अपना हिसार बना लिया था। सफ़ेद शुआएं इनसे निकल रही थी, क्योंकि यहाँ पर जज्बा भी खालिस था और दिल भी चमक रहे थे। अगर इंसान खालिस जज्बे और नीयतों से अपनी रूह को एक दूसरे से मिलने के लिए आसाद छोड़ दे, तो कायनात में अभी भी बहुत सारी ऐसी मुस्बत तवानाई है जो इसकी अच्छाई के पीछे मैग्नेट की तरह खींचता चला जाता है, जो इन्हीं रूहों को एक दूसरे से टकराने में मदद देता है और इनको एक दूसरे में जज्ब करता है। इसलिए तो जब वही शख्स कभी आपसे दूर होता है, आप बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि आपका एक हिस्सा आपसे दूर हो जाता है। आप इसी लम्हे में नामुकम्मल होते हैं। एडवोकेट, आपसे मिलने के लिए बाहर कोई आया है। इसका एक कलीग आकर उससे कहने लगा। कौन है, आप जानते हैं? नहीं, मैंने पहले कभी नहीं देखा। बैरिस्टर सर कहाँ हैं? इनको कोई ज़रूरी काम के लिए जाना है, बस अभी निकलने वाले हैं। आपको इनसे कुछ कहना था? नहीं, मैं बाद में कर लूँगी। ओके, अभी बताएं, भेज दो इन्हें। हाँ, भेज दो। वो लड़का वापस जाने लगा। हमायल अपने ऑफिस में अपने टेबल के सामने रोलिंग चेयर पर बैठी थी। कल पेशी थी और आज ख़ास तौर पर अपनी टीम से मिलने के लिए यहाँ पर आई थी। दरवाज़ा खुलने लगा। दरवाजे में कोई और नहीं, फुरकान खड़ा था, जो भी अंदर आने के लिए कदम ले रहा था। वो कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी, हालांकि उसने देखा था और हैरान भी हो गई थी कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। कैसी हो एडवोकेट? लगता है तुम्हें हमारा आना हैरान कर गया। उसके टेबल के सामने खड़े एक चेयर की बैग पर झुककर उसने बहुत गैर तकल्लुफ़ाना अंदाज में कहा। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? यहाँ आने की कोई ख़ास वजह नहीं बनती। फरकान खुद को इसके सामने कुर्सी पर बिठाया, क्योंकि वो तो कहने वाली नहीं थी। मैंने कहा था ना, तुमने ज़लज़ला करवाया मेरे अंदर। वो इसकी इस ठर की बात पर मुंह बना गई थी। बगैर कुछ कहे भी वो समझ गया था कि उसे स्टूपिड जोक से इसकी बात कम नहीं लगी। मेरी बात कान खोलकर सुन ले मिस्टर फुरकान, मुझ पर लाइन्स मारने की ज़रूरत नहीं है। आपका और मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि आप मेरे ऑफिस तक चले आए। यहाँ से सीधा चलते, वरना मैं गार्ड को बुला लूँगी। तुम इतनी बेरुखी क्यों दिखा रही हो? अच्छा, इन सब चीज़ों को छोड़ो। कल जो फ्लावर्स भेजे थे कैसे लगे तुम्हें? प्लीज़ स्टॉप इट। और आपने ये तुम क्यों लगा रखा है? अपने सामने पड़ी फाइल जो वो पढ़ रही थी बंद करने लगी। और किस फ्लावर्स की बात करें? मैं नहीं जानती किसी भी चीज़ के बारे में। इनफैक्ट आपने भेजे भी थे तो क्यों? मिस्टर फुरकान, मुझे बच्ची समझने की गलती मत करें। आप कम से कम अपनी उम्र का ही लिहाज करें। मुझे ये तवक्को नहीं रखी है कि मैं बाकी लड़कियों की तरह खामोश हो जाऊंगी या फिर चुप हो जाऊंगी। मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं है। बेहतर होगा आप दोबारा मेरे सामने मत आए। कितनी जल्दी तुमने सब कुछ भर लिया बराबर। 22 सालों का हिसाब है। वो इसके चेहरे पर आंखें गाड़े कहने लगे। मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं चाहा। तुम दिल को लगी हो हमारे।
बात साहिबा वो एहसासात फिर से जागे जो कहीं पर दफ़न हो गए थे। ये मेरा मसला नहीं है, मैं आपके लिए कोई खिलौना नहीं हूँ। आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ। आपको इलाज की ज़रूरत है। आप ये बातें नहीं करते मेरे सामने अगर आप नॉर्मल इंसान की तरह नॉर्मल सही नीयत के मालिक होते। मैंने तो हर हाल में तुम्हें हासिल करना है। इस तरह मुझे रिजेक्ट करके तुम अपना दुश्मन बना रही हो। वो तो आप अभी भी हैं। मुझे डबल क्रॉस कर दिया आपने। आपको क्या लगा था मुझे नहीं पता चलेगा? क्या मतलब? तुम क्या बात कर रही हो? ओह कम ऑन मिस्टर फुरकान, आपको अच्छी तरह इल्म है मैं क्या कहना चाहती हूँ। तुम क्या कहना चाहती हो मैं भी सुनना चाहता हूँ। ठीक है, मैं साफ-साफ बताती हूँ। आपने मेरी पिक्चर्स फ़ोटोशूट करवाया और इसका एक ही मकसद है कि आप डायरेक्टली मेरी लड़की होने का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं। आप उस्मान और सलान के साथ मिले हुए हैं और ये बात मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। 1 मिनट, वो तस्वीरें तो आर्यान के पास थीं। उसने छीन लिए थे मेरे आदमी से, तो तुमने कहाँ देखी हैं? आप इसे छोड़ें, आप मान गए हैं कि वो आपने करवाया, मुझे डबल क्रॉस कर दिया। अभी मैं भी वो करूँगी जो मुझे सही लगेगा। तुम कुछ नहीं कर सकती हमाल। तुम जानती ना तुम्हारे इर्द-गिर्द कितने भेड़िए खड़े हैं। तुम उस्मान को हरा नहीं सकती क्योंकि उसको हारने नहीं दे सकता। वो खजाना है जिसके पास हर एक के दरवाजे की चाबी है। वो अगर पकड़ा गया तो इसके साथ 10 और भी मंजरें आम पर आएँगे। अगर मैं कुछ करूँ भी नहीं तो मुझसे ज़्यादा तुम्हारे लिए खतरा बाहर खड़ा है। इस जहन्नुम की तह तक जाकर मैं ये बात समझ गई थी। मैंने भी बहुत कुछ खोया है फुरकान साहब। चाहे मेरी जान ही क्यों न जाए, मैं उस्मान को नहीं छोड़ूंगी। फुरकान इसको इस बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो तो सोच रहा था वो डर जाएगी, लेकिन वो समझ गया था कि अगर वो ये सब जानकर भी कर रही है तो इसको हिलाना आसान नहीं है। किसी ने कहा था कि इससे औरत कमज़ोर होती है। आज वो औरत के रूप में शेरनी देख रहा था। वो चाहकर अपने हद से आगे नहीं बढ़ रहा था। वो अपने हदों को इतना ओवरली प्रोटेक्ट कर रही थी। आप क्या लेंगे? चाय या कॉफ़ी? आप कुछ भी पिलाएं, हम खुशी-खुशी पी लेंगे। इसके मुंह से कुदरती तौर पर तुम की बजाय आप निकलने लगा था। उसने इसका आप कहना नोट कर लिया था। वो मुस्कुराई। वो वायरलेस से ऑर्डर देने लगी। वो गुंडानुमा शख्स इस लड़की से इम्प्रेस नहीं होता तो क्या करता? वो इनकार भी चाय पिलाकर ही कर रही थी। वो रिजेक्ट भी अपने असूलों से कर रही थी। एक बात कहूँ? उसके लहजे में वाज़ेह तब्दीली अभी महसूस होना शुरू हो गई थी। उसने पहली बार बात करने के लिए इजाज़त तलब की थी। जी बिल्कुल। हमायल उसे देखकर कहने लगी। शायद पहले मैं आपको डबल क्रॉस कर भी लेता। अगर सच कहूँ तो मैं कर भी गया हूँ, लेकिन आज के बाद मेरी तरफ से आपको कोई खतरा नहीं है। वो कुछ देर के बाद बोलने लगा। आप समझें कि एक भेड़िया आपके रास्ते से हट गया है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें। आपको पाने की चाह मेरी हमेशा रहेगी। मुझे सुनकर अच्छा लगा कि आप जैसा शख्स अपने गुनाह को तस्लीम कर रहे हैं। शायद मैं आप पर दोबारा यकीन भी करती अगर आप अपनी आखिरी बात को मेरे सामने नहीं कहते। मैंने जो कहा है वो बिल्कुल सच है। शायद इतना सच कि मैं ज़िंदगी में कभी बोल नहीं पाया। फिर भी तो मेरे लिए आप खतरा हैं मिस्टर फुरकान। हम ज़िंदगी में बहुत कुछ पाने की ख्वाहिश करते हैं, ज़रूरी नहीं हर चीज़ मिल जाए। आप मेरी माँ को पसंद करते थे, वो आपको नहीं मिली। अगर इसी की बेटी इसकी हमशक्ल से आपके वही जज्बात वापस जाग रहे हैं तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। लेकिन अगर इसी पर कंट्रोल नहीं रखा जाए तो इंसान और जानवर होने का फ़र्क मिट जाता है। वो थोड़ी देर के लिए वक़फ़ा लेने लगी। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। गुनाह को मोहब्बत के नाम से जोड़ना गुनाह कसीरा है। शायद आपको बात समझ आ जाए। ये सब कहा भी इसलिए क्योंकि कहीं न कहीं आप भी मुझे मजबूर लगे हैं। फुरकान इतने गौर से सुन रहा था जैसे इसके पास सुनने का मौका नहीं दिया जाएगा। हमाल ने बात ख़त्म कर दी थी। फुरकान ने भी हरकत कर दी थी। आपको इल्म नहीं एडवोकेट साहिबा। वो कुछ देर के लिए रुका। आज आपने फुरकान को जीत लिया है। उसने जिस तरह समझाया शायद कोई और समझा सके। लेकिन अगर कोई समझा भी देता तो शायद इतना असर नहीं करता। आपके सामने मैं बेबस हो गया हूँ। आज मैं खुद आपके सामने अपने हार को तस्लीम कर रहा हूँ। ये सच है कि मैं आपको चाहता हूँ और हमेशा चाहता ही रहूँगा, लेकिन यहाँ पर आपने मेरी तरजीहात बदलवा दी है। ये मेरी बस में नहीं है कि मैं आपको भूल जाऊँ, लेकिन ये मेरे बस में है कि आपको मज़ीद मेरी वजह से कोई तकलीफ़ ना हो। आपके हारने से मेरा कुछ नहीं होगा। उसे मुस्कुराने लगी। अगर आप दिल से ये सब कुछ कह रहे हैं, मेरा यकीन करें, मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई और नहीं हो सकती कि इंसान अपने असल से जा मिलाए। फुरकान ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी बात याद रखें मिस्टर फुरकान, आप हमेशा किंग मेकर रहे हैं। इस वक्त अगर आप तरजीहात बदल गए तो इस बार ब्लैक किंग की बजाय वाइट के लिए लड़े। फुरकान ने इसको देखकर सर हिलाया। वो समझ गया था वो क्या कहना चाहती है। एक दराज कद दियो आमद आदमी अगर आज सरखम करके तुमसे आप तक का सफ़र कर चुका था तो सिर्फ एक ऐसी औरत की वजह से जिसके साथ को कभी मिट्टी का धूल समझकर पैरों के कदमों में उड़ाता था। 20 मई 2025 कमरा अदालत। वही जज अंदर सेशन कोर्ट में दाखिल हो गया। इसको देखकर सभी खड़े हो गए थे। हमारी भी अपनी जगह से खड़ी हो गई।
उसके साइड पर हमेशा की तरह बैरिस्टर सज्जाद बैठे हुए थे। उस्मान अभी नहीं आया था। इसका डिफेंस लॉयर अपने असिस्टेंट से कुछ बात कर रहा था। जज साहब अपने चश्मों को पहनने लगे। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। वहाँ के सभी लोग अटेंटिव हो गए थे। हमाद अपने दाएं तरफ देखने लगी। उस्मान के वकील का उठने का इरादा नहीं लग रहा था, वो इसलिए खुद उठने लगी। सभी की नज़र इस पर थी। योर ऑनर, आपने मैं पिछले सेशन के मुताबिक अपने तबार सबूतों और गवाहों को आज पेश करूंगी, बल्कि न सिर्फ इस करप्शन केस को सुलझाने के लिए बल्कि बहुत सारे और छुपे मुकदमे भी आज खुलेंगे। योर ऑनर, आज मैं ठोस सबूतों के साथ अदालत में सबके सामने साबित करना चाहती हूँ जो सिर्फ पहले मैं दावा कर चुकी थी। यकीनन इस बार ये फैसला आखिरी होगा। जज साहब चश्मों के बाहर से उसे देखने लगे। वो इनडायरेक्टली उसे टारगेट कर गई थी। वकील साहिबा, अदालत अपना काम करना जानती है, लेकिन इससे पहले मैं डिफेंस लॉयर से पूछना चाहता हूँ कि आपके मौक्कल उस्मान अरसलान साहब अभी अदालत में हाजिर क्यों नहीं हुए? नईम जवाब देने के लिए उठ गया था कि बाहर से इसका एक जानने वाला अंदर आ गया। डिफेंस लॉयर नईम के कान में कुछ कहने लगा और कुछ पेपर्स भी उसके हवाले करके पीछे वही कुर्सी पर बैठ गया। वकील साहब, अदालत जो चाह रही है, जज एक बार फिर पूछना चाह रहा था। मैं माजरत चाहता हूँ जज साहब, लेकिन अभी मेरे इल्म में इजाफा है कि मेरा क्लाइंट उस्मान अरसलान की तबीयत नासाजी की वजह से आज अदालत आने से माजरत कर चुका है। ये इनकी मेडिकल रिपोर्ट आप देख सकते हैं। वो पेपर जज के हवाले करने लगा। हमारे एक बार फिर एक नए चाल के साथ वो लोग रुक चुकी थी। माय लॉर्ड, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि अगली पेशन में वक्त की तवालत को ज़रा बढ़ा दिया जाए ताकि मेरा क्लाइंट उस्मान पूरी तरह से सेहतमंद होकर यहीं पर ही तशरीफ आवरी करे। हमायल इसके वकील को देखने लगा, जो बिल्कुल किसी करप्ट की तरह रटे हुए जुमलेबाजी करके गेम को चेंज कर रहा था। वो कुछ नहीं कह रही थी, बस देख रही थी। वकील साहबा, आप कुछ कहना चाहती हैं? जज ने उससे पूछ दिया। इसके बोलने से कुछ नहीं होने वाला था। नहीं माय लॉर्ड, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। वो वापस अपनी जगह पर बैठने लगी। नहीम साहब, आपके मौकल की तबीयत नासाजी की और इसकी वजह से मौजूद अदालत में ना हाजिरी देने की वजह से अदालत अगले 15 दिनों तक बर्खास्त की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। जज पेपर्स पर साइन करके अदालत के साइड वाले दरवाजे से निकलने लगा। इसके जाने से सब लोग भी खड़े हो गए। गहमा गहमी हो गई थी। हमायल एक नज़र सजाद को देखने लगी। वो भी कुछ नहीं कह रहा था। वो ज़ाहिर नहीं कर रही थी, मगर वो परेशान थी। उस्मान का लायर एक नज़र इन दोनों की तरफ देखने लगा, जो उठने का नाम नहीं ले रहे थे। चलें, सजाद हमायल को देखने कहने लगा। ये सब क्या हो रहा है? वो जवाब में कोई और सवाल कर गई थी। तुमने देख लिया, वो तुम्हें नहीं खरीद सके तो अभी अदालत और बाकी के सिस्टम को एक एक करके खरीद रहे हैं। ऐसे तो फिर कुछ नहीं हो सकता अंकल। मैं जितनी भी कोशिश करूं इस तरह तो कभी फंसेगा ही नहीं। मुझे लगता है ये जज पूरी तरह से बिक गया और सब कुछ तो इसके हाथ में। हमें इसका कुछ करना पड़ेगा। हमायल ने सजाद को देखा। हमायल, हम जज से क्या कह सकते हैं? सजाद अंकल, ये केस बहुत लंबा जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि हम कुछ कर लेंगे ऐसे। वो अपनी फाइल उठाने लगी। सजाद इसके पीछे पीछे चलने लगा। हिना का मैसेज आया था। बाहर कुछ फासले पर आवाम धरना दे रहे थे। हमायल की तस्वीरों को जला रहे थे, गालियां बक रहे थे। ओह माय गॉड! उसके कदम रुक गए थे। हमायल सजाद उसे पुकारने लगा। इसकी आवाज़ पर उसने पीछे देखा। क्या हुआ है? आप रुक क्यों गए? जाना नहीं है क्या? जाना है, बट बाहर बहुत सारे लोग तुम्हारे खिलाफ नारे लगा रहे हैं। आपको किसने बताया? उसने कुछ देर बाद पूछ लिया। हिना ने टेक्स्ट कर दिया अभी। अगर हम गाड़ी में रहे तो फिर तो कोई मसला नहीं होगा। वहाँ पर सारा ट्रैफिक जैम है। इस तरह खतरा है। मैं इसमें क्या करूँगी? इसके चेहरे पर उलझन थी। तुम ऐसा करो कि तुम यहाँ अदालत में रहो, बाहर मत निकलो। कुछ देर में ये लोग भी इधर से इधर हो जाएंगे। वह भी एक लंबी सांस लेने लगी। तुम थक गई हो हमायल, और नाउम्मीद भी, लेकिन यकीन रखो सब ठीक हो जाएगा। शायद आप ठीक कह रहे हैं अंकल, मगर इतना तो चलता है। आखिर यह मसला इतना छोटा भी नहीं है। उसके मुस्कान में आज वो थकावट नोट कर चुका था, लेकिन फिर भी वो अपनी मुस्कुराहट को उतार नहीं रही थी। वी आर प्राउड ऑफ यू। इसी तरह हंसती रहा करो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू। आप अभी जाएं, मैं यहीं पर हूँ। डोंट वरी, यहाँ पर मेरे साथ गार्ड्स भी हैं। आप मेरा टेंशन मत लें। अपना ख्याल रखो, फिर कॉल करता हूँ तुम्हें। वो चला गया। हमायल उसकी पुश्त को देख रही थी। इसके इर्द गिर्द बहुत सारे गार्ड्स खड़े थे। वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, जो ज़मीन से कुछ बुलंदी तक बनी हुई थी। वहीं पर तकरीबन सभी लोग चले गए। वो अपनी बाएं तरफ चली गई। एक बेंच जो दरख्त के नीचे पड़ा था, वो इस पर बैठने लगी। अपने सर को अपने दोनों हाथों से दबाने लगी। कुछ टाइम बाद कोई इसी तरफ आ रहा था। उसके कदमों की आवाज़ करीब आई। गार्ड भी वहाँ से जाने लगे थे। हमायल ने कुछ भी महसूस नहीं किया। कोई उसके करीब पहुँच गया था। वो अपनी आंखों को मिचकर खोलने लगी। इसकी नज़र अपने सामने से आप ऊँट पर पड़ी। वो ऊपर देखने लगी। आर्यान आया हुआ था। वो इसके सर पर खड़ा था। आप अभी क्यों आए हैं? वो खड़ी होकर उससे पूछने लगी। तुम यहाँ पर अकेली क्यों? अच्छा सवाल है। चलो बताती हूँ। मैं सुन रहा हूँ।
वो क्या है ना, आपके वो 2 नंबर दादाजान मुझे नहीं खरीद सके तो अब अदालत को खरीद रहे हैं। और मैं यहाँ पर कर भी यही स रही हूँ कि जिस अवाम की आँखों में धूल झोंक रहा है, वो उसी की हमायती बनकर मुझे गालियाँ दे रहे हैं। अब आ गया सुकून आपको? अपने घर में दादा से नहीं पूछते और मुझसे पूछने के लिए इतनी दूर से आए। वो अपना सारी भड़ास इसके सामने निकाल गई। मेरी जान, तुम पर ज़्यादा हक है। तुम बीवी हो और वो दादा है। और प्लीज़ बंद करें, ये ड्रामा बहुत बुरे लग रहे हैं। वो इसके लहजे में कुछ था कि हमारा जानकर भी अनजान बन गई थी। तुम्हें ये सब ड्रामा लग रहा है? कल जो निकाह हुआ था मज़ाक नहीं था। वो मज़ीद इसके करीब होने लगा। ज़बरदस्ती के निकाह नहीं होते शायद। आपको याद हो, आपने मुझे किडनैप किया था। तुम जैसी टेढ़ी हड्डी किसी और तरीके से मानने वाली भी नहीं थी। वाह! वो इसके सामने तंज़िया क्लैप करने लगी। मिस्टर आर्यन अरसलान एक लड़की से बात मनवाने के लिए उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहा है। बात मनवाने के लिए और भी बहुत से तरीके थे, मगर इसको तुम बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो इसको कोई और जवाब नहीं दे पाए। ऐसे ना देखा करो, फिर तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हाँ, आपने कुछ ज़्यादा ही खुशफ़हमियाँ पाल रखी हैं। अब जो भी हुआ है, तुम तो मेरी बीवी बन गई और मेरा मूड ख़राब मत करो। वो उसकी नाक पर उँगली फेरने लगा जिस पर पसीना चमक रहा था। दूर रही मुझसे आप, आपकी बीवी नहीं हूँ। हमारा सिर्फ निकाह हुआ है, इसलिए मेरे करीब आने की कोशिश मत किया करें। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है एडवोकेट साहिबा? तुम्हारी रुखसती यहाँ से ही कर लेकर चले जाते। आप अपना दिमाग घर में भूल कर आए हैं क्या? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि तुमसे मेरा काम दिमाग का नहीं दिल का है। मुझे ऊपर से खाली लोगों से नफ़रत है, इसलिए अपने डायलॉग्स का ब्रेक लगाएँ थोड़ा-सा। आप तो लाइन पर लाइन मारे जा रहे हैं। तुम भूल रहे हो शायद मैं तुम्हें कल दिमाग के साथ किडनैप कर गया था। मेरा अगर दिमाग चला, तो फिर तुम मेरे मुताबिक चलोगी। उसकी ज़बान को ताला लग गया था। क्या चाहती हो, मेरा दिमाग चले या दिल? सोच लो, पर तुम्हारी ज़बान मेरे सामने नहीं चलेगी। अब बस कुछ ना चलाएँ, प्लीज़ यहाँ से चले जाएँ। वो इसकी तरफ पीठ करने लगी। तुम भी आ जाओ, हम दोनों यहाँ से जाते हैं। वो इसकी कलाई पकड़ी। आर्यन, मैं नहीं जा सकती, छोड़े मुझे। क्यों नहीं जा सकती? वो इसके इतना करीब था, अगर वो सर उठाती तो इसका सर इसकी थोड़ी से मस हो जाता। क्योंकि बाहर बहुत सारे दरिंदे खड़े हैं। अंकल ने मना किया बाहर आने से। वो खुद थोड़ी देर में आ जाएंगे। तुम्हारे अंकल आंटी चचा कुछ ज़्यादा नहीं है? आपको कोई तकलीफ हो रही है? वो ऊपर नहीं देख रही थी। वो जानती थी कि एक्सीडेंट हो जाएगा। वो इसकी आंखों में नहीं देखना चाहती थी। दर्द तो हो रहा है वैसे। हमारे ने ऊपर देखा सिर्फ इसकी बातों की वजह से। तो आप पेट दर्द की गोली खाएं। ये बंदा इसके बर्दाश्त को हर बार आजमाता है। मेरा हाथ छोड़े। वो इसके हाथ पर हाथ मारने लगी। इसका चेहरा अपने बिल्कुल सामने था। इसकी सांसें इसके चेहरे पर पड़ रही थी। ज़्यादा जंगली बिल्ली बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा हाथ हर्ट हो जाएगा अगर ज़्यादा तंग करोगी। आर्यन, आपका मसला क्या है? क्यों हर बार ज़बरदस्ती करते रहते हैं? तुमसे कुछ भी करना मेरा हक है। अगर तुम नहीं मानोगी तो ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। माइंड इट। आप जैसे मर्द यहाँ पर बहुत रिलीजियस बन जाते हैं। आप लोगों ने ईमानों में भी डबल स्टैंडर्ड रखे हुए हैं। जाने मन तुम जैसों को देखकर हमारा ईमान ख़राब हो जाता है तो हमारा मसला नहीं है। ये ठीक है आपने। चलते फिरते गुनाह तो हम करते हैं। आप लोग तो आब ज़मज़म से धुले हुए हैं। बागड़ बिले, इडियट, मनहूस। वो दिल में इसको गालियों से नवाज रही थी। आर्यन इसको अपने साथ ला रहा था। इसके मना करने के बावजूद भी वो अपना काम कर रहा था। इसकी कलाई को पकड़कर अपने साथ खींच रहा था। गाड़ी तक पहुंचकर उसके लिए दरवाज़ा खोलने लगा। इसको इसमें बिठाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अदालत के हदूद से निकलते ही सामने लोगों का एक सैलाब खड़ा था। आर्यन की गाड़ी से आगे और पीछे गार्ड्स की गाड़ियां थीं। आगे वाली गाड़ी इन गाड़ियों के लिए रास्ता बना रही थी और पीछे वाली इनको कवर कर रही थी। आर्यन, यहाँ से वापस चलें, हम दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं, प्लीज़। तुम्हें डर लग रहा है क्या? वो इसको देखने लगा। नहीं, बस मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। इर्द गिर्द देखें, सारे मीडिया वाले खड़े हैं। डोंट वरी, कुछ नहीं होता। गाड़ी तकरीबन हजूम के अंदर दाखिल हो रही थी। वहाँ कोई हमाल को सामने वाले शीशे से देख चुका था क्योंकि साइड विंडोज ब्लाइंड थे। अरे वो देखो देखो, वो वकील इस गाड़ी में है। वो आदमी चीखकर सबको इसकी तरफ मतवज्जो करने लगा। इसके हाथ में एक पत्थर था। वो इससे सीधा हमाल पर मारने लगा, लेकिन इसकी जगह शीशे पर लग गया। इससे पहले कि कोई दूसरा हमला करता, आर्यन के गार्ड ने इस आदमी के पाँव पे गोली मार दी। सब इसी एक आवाज़ से खामोश हो गए जिन्होंने गोली की आवाज़ सुनी थी। सभी लोग इस शख्स को देख रहे थे जिसने पाँव को हाथ में पकड़ा और इससे खून का एक सैलाब निकल रहा था। यह आपने क्या किया आर्यन? आपने गार्ड पार रखे हैं या जल्लाद? क्यों गोली मारती इसे? शुक्र करो कि गोली सिर्फ पाँव पे मारी है। अगर मैं मारती तो सीधा इसका भेजा उड़ा देता। एक नंबर की क्रिमिनल है आप और आपका सारा खानदान। आर्यन हमारे को खोलने लगा था। उसे लगा वो गलत बोल गई, मगर अब तो वो कह गई थी। सर, आपने अच्छा किया कि इस वक्त अपना मेडिकल रिपोर्ट कार्ड मुझे भिजवा दिया, वरना मुझे तो डर था वो वकील आज तो ऐसी लग रही थी जैसे कुछ आज ख़त्म ही कर देगी। वो क्या कह रही थी? नईम उस्मान से मिलने के लिए उसके फार्म हाउस पर आया था।
सर वो कह रही थी कि आज इस केस के साथ बहुत सारे और भी राज खुलेंगे और वो सभी सबूतों के साथ अदालत में पेश करेगी जो पिछली पेशी में सिर्फ दावा कर चुकी है। ये कब तक फड़फड़ाएगी? एक दिन तो इसने गिर ही जाना है। जज तो तंग नहीं करा? उस्मान अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर रहा था। नहीं सर, वो हमारी हाँ में हाँ मिला रहा है। इसको तो करना ही होगा। इतने नोटों से इसका मुंह जो बंद कर चुका हूँ। अगली पेशे में कितने दिन है अभी? हमारे पास 15 दिन है। हम इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। नईम ने सरगर्म अंदाज में कहा। तुम्हारा सर सिरा कुछ करने का होता तो मैं इतना ख्वार नहीं होता। ऐसे इतनी फीस दे रहे हो। वकील तुम जैसे होते हैं क्या? तुम तो कुछ बोल भी नहीं सकते। मिनटों में उस्मान ने बेचारे की ईंट से ईंट बजा दी थी। सर माइंड मत करें, मगर वकील जो भी सबूत लाती है इसके पीछे पूरा बैकग्राउंड सबूत के तौर पर मौजूद होता है, और जब इसी में तलाश करना शुरू हो जाए बहुत सारी गुम चीज़ें ज़ाहिर होने लगती हैं। तो तुम किस मर्ज़ की दबाओ? सच झूठ को इतना ही करना आया तुम्हें? कैसे इतने बड़े वकील बन गए हो? वो कुर्सी में सीधा हो गया था। सर मेरे अलावा भी अगर आप किसी वकील से बात करेंगे तो वो भी कुछ नहीं कर सकेंगे। हम झूठे गवाह बना सकते हैं। वो सबूत हम कहाँ से लाएं जिससे असल में वही कहानी बनी होती है? और वकील साहबा इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रही है। वो कहानी को सबूत बनाकर पेश करती है। हम ऐसा नहीं कर सकते। हम मंजर आम पर कहानी को नहीं ला सकते। मेरी माने आप बस किसी तरह इस वकील से जान छुड़ाएं। हम कब तक अदालत से लंबी लंबी तारीखें मांगते फिरेंगे? उस्मान खामोशी से अपना हाथ बंद और खोल रहा था। उसकी बात खत्म होने पर गौर से उसे देखने लगा। शायद तुमने पहली बार कभी ठीक कहा है। तुम चाय पी लो, मुझे कुछ काम है, फिर मुलाकात होगी। वो वहाँ से अंदर की तरफ कदम उठाता गया। वहाँ जाकर किसी का नंबर डायल किया। कुछ देर बाद फ़ोन उठा लिए गई। हेलो उस्मान, उसका नाम लेकर मुखातिब किया गया। हाँ मैं हूँ, तुमसे कुछ बात करनी है। आज मुझे तुम फ्री लग रहे हैं, जो हमें याद करके कॉल कर लिया। ऐसे समझा भले, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। मेरी मदद? खैरियत तो है? नहीं खैरियत नहीं है, मुझे अर्जेंटली किसी का टिकट ऊपर कटवाना है। बिल्ले उसकी बात पर कहकहा लगाने लगा। ऐसा कौन है जिसके लिए आपको मेरी मर्जी की ज़रूरत है? मेरी पोती एडवोकेट हमाल मारूख। मुझे अगली पेशी अदालत में देने से पहले इसकी मौत की खबर चाहिए। वो तो ऐसे कह रहे थे जैसे वो कराची से फैसलाबाद के टिकट का कह रहा हो। लगता है मामला तेरे हाथ से निकल गया है। वो समझने वाली नहीं है और मैं खुद को एक बाकी लड़की की वजह से तबाह नहीं कर सकता। मैंने सोच लिया मेरी बात को ना मानने वाले की इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है, चाहे वो मेरी पोती ही क्यों ना हो। तकदीर मिटाने वाले मुझे पसंद नहीं है। ठीक है उस्मान साहब, आपने बात मुझ तक पहुंचाई है तो अब हो जाएगा। वैसे भी कुछ दिनों से मुझे भी फिक्रमंदी होने लगी थी। मेरी बात सुनो बिले, तुम ये खुद नहीं करोगे। कोई ऐसा सामने करो जिस पर पहले से अदालत की मोहरें लगी हों। कोई क्रिमिनल, कोई रेंट किलर, मगर इसके पीछे पूरे सिस्टम का होना ज़रूरी है ताकि शक हम पर ना जाए। ठीक है मैं देखता हूँ। ये बताओ तुम्हारी पेशी कब तक है? इसमें अभी 15 दिन है। मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम अपनी पूरी मनसूबाबंदी करो, मैं फिर तुम्हें कॉल करता हूँ। मामा पापा टेबल पर क्यों नहीं है? अभी तक घर पे नहीं आए हैं क्या? वो सलमा से पूछने लगी। डाइनिंग टेबल पर खाना लग गया था। हमाल बीबी वो दोनों घर पर ही हैं। पहले तो बड़ी बीबी ने कहा था खाना लगा दो, वो भी कह रही है कि कुछ नहीं खाना। इन दोनों को क्या हुआ है? वो वापस सब कुछ रख दें, मैं आ रही हूँ। जैसे आपकी मर्जी। सलमा वापस सभी बर्तन और खाना वगैरह टेबल पर अरेंज करने लगी। हमायल इनके रूम में चली गई। नगमा हाथों पर लोशन लगा रही थी और शहराज हाथ में फाइल पकड़े उसे स्टडी कर रहा था। उसके अंदर आते दोनों ने देख लिया था मगर कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहे थे। मामा आपने खाना खाने से क्यों मना कर दिया? और आप डैड, आप क्यों नहीं आ रहे? रूम के दरमियान में खड़ी वो दोनों से जवाब मांग रही थी। आप लोगों से मैं कुछ पूछ रही हूँ मामा, प्लीज़ बताएं क्यों नहीं आ रहे? मुझसे नाराज़ हैं तो खाने से कैसी नाराज़गी? जब तुम हमारी बात नहीं मान रही, हम जिए या मरे क्या फ़र्क पड़ता है? अल्लाह ना करे आपको कुछ हो बाबा, कैसी बातें करते हैं? इसकी माँ उससे देखने लगी। वो समझ गई थी कि उसके मना करने की वजह भी यही है, यानी कि शोहर की वजह से वो भी खाना नहीं खा रही थी। मामा टेबल पर जाए, मैं बाबा को लेकर आती हूँ। वो इसके कंधे पर हाथ रखने लगी। आंखों से यकीन दहानी करवा के वो बाहर भेज दिया। हमाल शहराज के पास आई और वो मुकम्मल इग्नोर कर रहे थे। बाबा, वो उससे पुकारने लगी मगर उसे कोई जवाब नहीं मिला। बाबा, वो इसके हाथ से फाइल लेने लगी। क्या है हमाल, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? आई एम सॉरी, प्लीज़ नाराज़गी ख़त्म कर लें, मैं पक्का ख्याल रखूँगी। प्लीज़ बाबा प्लीज़। तुम बहुत ज़िद्दी हो हमाल, तुम्हारा हमें कोई परवाह नहीं है। जानती हो तुम जब अदालत में जाने के लिए बाहर कदम घर से निकालती हो तो मेरे खून का रफ्तार बढ़ जाता है। तुम्हारी माँ न जाने कितने वसवसों से कांपने लगती है। आई नो बाबा, आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बट मेरा यकीन करें आप दोनों के बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है। मैं ऐसा बनना चाहती हूँ कि आप लोगों को मुझे बाहर भेजते हुए डर ना लगे। मैं अगर यही डर दिल में रखने लगी तो फिर तुम
मेरे पढ़ने और आप जैसे बाप के होने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप जानते हैं आपके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। आपने तो मुझे डट कर रहना सिखाया है। आप अगर इस तरह बात करेंगे तो मैं केस को हारने से पहले खुद को हार जाऊँगी। प्लीज़ पापा, ये सब कुछ तो मेरी लाइफ़ से जुड़ी है, ये ख़तरा, ये केस, ये अदालत। समझे कि इसके बगैर तो मैं नामुकम्मल और इसके बगैर तो मैं हूँ भी नहीं। तुम सेफ़ली भी हर चीज़ कर सकती हो। इतना हाई प्रोफ़ाइल लोगों के पीछे क्यों पड़ जाती हो? पहले हमदनी वाला केस और अब ये उस्मान अरसलान। ये तो चलते-फिरते खुलेआम गुंडे हैं। क्यों इनमें खुद को धकेल रही हो? बाबा, अगर आप याद करें हमदानी वाले केस में भी हमदानी जेल गया था और इंशाल्लाह इस बार भी ऐसा ही हो गया। मुझे अल्लाह पर यकीन है, वह ज़रूर हक़ का साथ देंगे। अब तो थोड़ा मूड ठीक कर लें प्लीज़। अपने दोनों हाथों को चेहरे के गिर्द रखकर क्यूट सा चेहरा बना गई। आपकी बीवी भी बाहर वेट कर रही है। सच कह रही हैं, वो भी भूखी है, मगर सिर्फ़ आपकी वजह से इनकार कर रही हैं। क्यों ज़ालिम सास की तरह मासूम बीवी को इमोशनली ब्लैकमेल करके बगैर खाने के लिए सुला रहे हैं? इसका फुल ड्रामा ऑन था। तुम नहीं सुधरोगी ना? आखिरकार वो मुस्कुराने लगे। मिशन सक्सेसफुल। गुड बॉय। इसी तरह स्माइल करता रहिए। मुझे आपकी स्माइल अच्छी लगती है और मैं भी बिल्कुल नहीं सुधरूंगी। अब मेहरबानी करके बादशाह सलामत शहजादी साहिबा आपसे दरख्वास्त करती हैं, क्या आप अपने शराफत के लिए तशरीफ़ रवाना करें। आपकी मलका वहाँ पर अकेली बैठी होंगी और मेरे पेट पे भी चूहे दौड़ रहे हैं। एक हाथ उसके सामने दूसरा अपने पेट पर रखने अपनी बात को ख़त्म किया। चलो चलते हैं शहजादी साहिबा। ऐसा ना हो कि आपके चूहे बाहर ही आ जाए। ये अच्छा था। शहनाज के बड़े हुए हाथ पर हाथ रखकर उठने लगा।